चलें। अच्छा मुझे ये बताएँ कि जो एमसीक्यू रह गए थे वो सॉल्व किए हैं? और फिज़ियो की जो है वो सीएनएस फिज़ियो की आपने थ्योरी कर ली है? चलें पैथो की अब हम 101 से स्टार्ट करते हैं, इसके एमसीक्यू कम है 256 हैं, ठीक है? तो 100 आपको रिकॉर्डेड में मिल जाएँगे 101 से हम स्टार्ट करते हैं, कोशिश करेंगे मैक्सिमम दरअसल 2 बजे आपकी क्लास का दूसरे का लिंक आ जाता है, फिर हम ज़्यादा करने की कोशिश भी करें तो वो नहीं हो पाते, ठीक है? फिर जो 50 बच जाएँगे वो आप एज़ असाइनमेंट कर लीजिएगा घर में, ठीक है? 101 है सस्पिशन ऑफ सूडो सीजर इज तो ये एब्सेंस सीजर्स है और इसमें क्या होता है कि ना टीचर इसमें ना वो एक केस ऐसे आता है कि टीचर ना कंप्लेन करिए कि बच्चे की ना फ्रीक्वेंट राइटिंग नहीं है मतलब डॉट डॉट वो कोई चीज लिखता है उसके अंदर डॉट और फिर मतलब ना इस सीक्वेंस से हैंड राइटिंग है उसमें जो है ना वो सीक्वेंस नहीं है। ये टीचर्स जो है ना वो कंप्लेन करते हैं बच्चे की। तो वो एब्सेंट सीजर्स होते हैं कि बच्चा लिखते-लिखते थोड़ी देर के लिए उसको सीजर पड़ता है तो वो वहाँ पे स्टॉप करके डॉट बन जाता है, फिर आगे से वो लिखना स्टार्ट कर देता है। फिर उसको जो है वो सीजर हो तो फिर वो लिखते-लिखते रुक जाता है और वहाँ पे डॉट बना देता है मतलब पेंसिल होल्ड करता है ना काफ़ी देर, फिर आगे वो जो है लिखना स्टार्ट कर देता है। 102 है पेशेंट हैज़ प्रेजेंटेड विद द हिस्ट्री ऑफ अनकॉन्शियसनेस फिट्स हाई ग्रेड फीवर ठीक है हाई ग्रेड फीवर को अंडरलाइन कर लें डार्क कलर यूरिन को बिफोर 1 डे सीएसएफ एग्जाम इज अनरिमार्केबल तो अब इसको क्या है सेरिब्रल मलेरिया क्योंकि जो कलर है कोला कलर यूरिन है ठीक है या डार्क कलर यूरिन है उसके बाद 103 अल्जाइमर डिजीज ब्रेन फाइंडिंग विल बी तो एट्रोफी ऑफ द ब्रेन हो जाएगी अल्जाइमर डिजीज में और अल्जाइमर डिजीज एसोसिएट किससे करती है डाउन सिंड्रोम के साथ डाउन सिंड्रोम में 5 एज होते हैं ठीक है उसके बाद है 104 रिगार्डिंग बर्केट लिम्फोमा ट्रू इज तो बर्केट लिम्फोमा में सी माइक जीन की जो है वो म्यूटेशन होती है पेटिटमल एपिलेप्सी शोज तो पेटिटमल एपिलेप्सी जो है वो स्पाइक एंड डोम अपीयरेंस को शो करती है Regarding regarding pituitary gland, true is the pituitary gland tumor causes junctional scotoma. ठीक है 107 है a policeman was sent to you because his urine has some opioid तो जो है अदर ड्रग फाउंड व्हाट विल बी हिज रिस्पांस तो वो डिनायल फेज में होगा कि मैंने तो कोई ओपोइड नहीं लिया या मैं नशा नहीं करता ठीक है 108 हेलोथिन कॉज malignant हाइपरथर्मिया तो हेलोथिन क्या कॉज करता है malignant थर्मिया कैसे कॉज करता है बिकॉज कंटिन्यूस मसल कॉन्ट्रैक्शन से हीट प्रोड्यूस करेगा एक्सेसिव हीट प्रोडक्शन से हाइपरथर्मिया हो जाएगा ठीक है मिस्थेनिया ग्रेविस मोस्ट इनिशियल टेस्ट तो मिस्थेनिया ग्रेविस में इनिशियल टेस्ट आप क्या कराएंगे टेंसिलिन टेस्ट ठीक है या एड्रोफोनियम टेस्ट ठीक है और जो डायग्नोस्टिक है वो ईएमजी होता है 110 है ब्रेन हैज इस्कीमिक स्ट्रोक मोस्ट लाइकली तो कॉज इस्कीमिक स्ट्रोक है तो कॉज क्या होगा एरिथ्रोसाइक्लोरोसिस क्या होगा जो है वो उसकी आर्टरीज में ठीक है तो वो फैट इकट्ठी हो जाएगी जिसकी वजह से आर्थरोमा बन जाएगा सही है और जो है वो फ्लूइड की ब्लड की टर्बुलेंस आएगी और जो है अगर वो आर्थरोमा जो है वो वहाँ से डिस्प्लेस हो गया तो वो एम्बोलाई बन जाएगा, ठीक है? अगर आर्थरोमा अब आर्टरी को ब्लॉक कर रहा है तब क्या होगा? एम्बोलाई बन के तब भी इस्कीमिया होगा, ठीक है? 111 चाइल्ड वॉक्स ड्यूरिंग द स्लीप दिस इज़ कॉल्ड तो ये क्या कल हमने पढ़ा था, क्या है ये? सोमनम्बुलिज़्म, ठीक है? और ये कौन सी एक नॉन रेम की किस स्टेज में था? कल पढ़ा है ना मैंने आपको कल ये कराया था। किस स्टेज में है? हाँ, N3 में, ठीक है? और इसके साथ टॉकिंग भी होती है।
अगर वो N2 और N3 दें, मतलब N3 ना दें, N2 दें और N1 दें और N4 दें, तब आप कौन सी स्टेज को लगाओगे? हाँ, N2 को। और अगर वो कहे कि ब्रुक्सिज्म है, तो तब कौन सी स्टेज होगी? N2, नॉट N1, N2। अच्छा, और अगर आप मुझे बताएं, अगर वो ये कहे कि जो है बंदा सो रहा है और उसमें बीटा वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, तो कौन सी स्टेज की स्लीप की स्टेज होगी? बीटा वेव प्रोड्यूस हो रही है, बिजी माइंड वाली। रैम। ठीक है। थ्योरी पढ़ी है आप लोगों ने कल वाली? नहीं नहीं, जाग नहीं रहा रहा होगा। रैम में क्या होता है, हमारा जो ब्रेन है वो वर्क कर रहा होता है, हमारी मेस्कुलर टून कम होती है, वेस्कुलर टून कम नहीं होती। वेस्कुलर टून किस में कम होती है? वेस्कुलर टून किस में कम होती है? नॉन रैम में। और मेस्कुलर टून किस में कम होती है? बच्चों में रैम ज्यादा होती है या नॉन रैम ज्यादा होती है? जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, उनमें रैम ज्यादा होती है या नॉन रैम? रैम ज्यादा नहीं होगी, हमने कल पढ़ी रैम 85% होती है। रैम 85% होती है, कल पढ़ा नहीं था हमने? और फिर जितना अडल्ट होता जाता है उसकी रैम कम होती है। 4 to 5 साइकिल होते हैं। एक स्लीप साइकिल में 4 to 5 साइकिल रैम के होते हैं। और जो अडल्ट में जाके वो फिर 25% रह जाती है। चले। 112 है, एंटीरियर पिट्यूटरी रिमूव लीड्स टू तो एब्सेंस ऑफ द मेंसेस। ठीक है। इंटीरियर पिट्यूटरी रिमूव तो एब्सेंस ऑफ द मेंसेस। ठीक है। उसके बाद 113 है, ये वैसे ना आपको एंडो एंडो का ना, एंडो का है ये 112 वाला ना, एंडो में ज्यादा इसकी अच्छी समझ आएगी। मैम डेल्टा वेव होगी। क्या? डेल्टा वेव क्या? आप क्या कह रही हैं कि इंटेंसिटी में डेल्टा वेव होगी ज्यादा? मैंने स्टेज का पूछा, वेव का नहीं पहले। तो जो हमारी जो प्री मेच्योर इन्फेंट्स होते हैं ना, जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उनमें 80% जो है वो आपकी रैम स्लीप होती है। ठीक है। और जो मेच्योर न्यूनेट्स होते हैं, मतलब जो मेच्योर होते हैं लेकिन न्यूनेट्स होते हैं, उनमें 50% जो है ना वो रैम स्लीप होगी। ठीक है। और जब एडल्ट बंदा हो जाता है ना, तो उसमें 25% होती है। ठीक है। और जो आपकी रैम स्लीप में ना आपकी बीटा वेव्स होती है, क्योंकि जो है आपका माइंड बिजी होता है। सही है। जो आप कह रही है ना डेल्टा वेव, वो इन्फेंसी में प्रोड्यूस होती है। ठीक है। अब बच्चा तो वैसे, जो ये वेव्स है ना, इनको आप स्लीप रैम या नॉन रैम स्लीप के साथ जो है ना वो ना कंफ्यूज करें। जो रैम स्लीप है उसमें बीटा वेव्स आएंगी, लेकिन वो किस में आएंगी? अब बच्चा तो नहीं वैसे सोच सकता ना जैसे बड़ा सोच सकता है। तो बीटा वेव्स किसके लिए होती हैं? बीटा वेव्स होती हैं बिजी माइंड के। आपके माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा है, आप कोई ड्रीम देख रहे हैं या कुछ ऐसा। ठीक है। तो अब जो बच्चे हैं वो तो अभी उनकी इतनी डेवलपमेंट नहीं ना हुई होती कि वो हमारी तरह सोच सकें या हमारी तरह उनका बिजी माइंड हो। तो इसलिए उनमें क्या प्रोड्यूस होती हैं? लो फ्रीक्वेंसी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, जो कि डेल्टा वेव्स हैं। ठीक है। और वो हाई वोल्टेज की होती हैं। ठीक है। सही है। तो वेव्स और है, और जो स्टेज ऑफ स्लीप है ना वो और है। सही है। हाँ, पिट्यूटरी रिमूव करेंगे तो GnRH नहीं होगा। ठीक है। और उसकी वजह से क्या होगा?
फॉलिकल्स भी नहीं होंगे। और मतलब अब इंटीरियर पिट्यूटरी की है ना, तो जीएनआरएच कहाँ से रिलीज हो रहा है? वो तो हाइपोथैलेमस से हो रहा है ना, हाइपोथैलेमस से हो रहा है ना। हम्म, हाइपोथैलेमस से हो रहा है। जीएनआरएच तो होगा, लेकिन जीएनआरएच ने आके जाके काम किस पे करना है? जाके काम उसने इंटीरियर पिट्यूटरी पे करना है, ठीक है। इंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करना है उसने, और क्या रिलीज कराना है हमारे पास? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एफएसएच, ठीक है। एफएसएच जो है स्टिमुलेंट आ रहा है, लेकिन स्टिमुलेंट जो काम कराना है ना, वो एरिया अफेक्टेड है, ठीक है। तो एफएसएच एलएच वहां से रिलीज हो रहे हैं, बी फ्लैट वाला निमोनिक ना, फ्लैट से एफएसएच एलएच, ठीक है, एसीटीएच और थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। तो ये नहीं होगा तो क्या होगा? जब वो मतलब आ भी रहा है, अगर रिलीज जीएनआरएच रिलीज हो भी रहा है, तो जब आपके पास उसको उसके वर्क के जहाँ पे उसने रिजल्ट देना है, वो जगह ही सही नहीं है, तो फिर वो रिजल्ट आएगा? नहीं आएगा, ठीक है। तो ये वैसे एंडो का क्वेश्चन है, एंडो में ज्यादा अच्छी तरह आपको समझ आ जाएगा। अब इंटीरियर पिट्यूटरी आपने रिमूव किया है, तो एब्सेंस ऑफ क्या होगा? मेंसेस होगा। उसके बाद 113 है, 30-year-old मैन विद शॉर्ट थॉट सर्वाइकल lymphadenopathy, CBC picture shows presence of atypical lymphocytes, the most important test in this setting। एटिपिकल लिम्फोसाइट्स हैं, तो इसमें ना सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी है, ये इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस का केस है, ठीक है। और इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस में हम क्या करते हैं? मॉन्ट स्पॉट टेस्ट करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? एट निमोनिक है। इसका क्या होता है? अफेक्टेड बी सेल्स होते हैं, ठीक है। आईबी, एट एट आई बी, ऐसा ही है निमोनिक इसका ना। जो आई बी है, अफेक्टेड टी सेल्स होते हैं और इन्फेक्टेड बी सेल होते हैं, ठीक है। इन्फेक्टेड बी सेल होते हैं और अफेक्टेड, हाँ, इन्फेक्टेड बी सेल होते हैं एट आई बी, इन्फेक्टेड बी सेल, अफेक्टेड टी सेल, ठीक है। और मॉन्ट स्पॉट टेस्ट करते हैं इन्फेक्शन मोनोन्यूक्लियोसिस में, ठीक है। 114 है, patient having 15 years of diabetes with decreased visual acuity, on examination it showed white spot and exudate on retina। तो इसको क्या हुआ है? सेंट्रल रेटिनल वेन एक्लूजन, सेंट्रल रेटिनल वेन एक्लूजन हुई है। मैस्थेनिया ग्रेविस बायलेटरल टॉसिस है उसके। एट नाइट what test will be helpful in diagnosis? तो इन डायग्नोसिस आप क्या एसिटल कोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडीज कराएंगे, ठीक है। एसिटल कोलिन रिसेप्टर्स एंटीबॉडीज, अब इसमें उसने बताया हुआ कि मैस्थेनिया ग्रेविस क्या है? एंटीबॉडीज होती हैं अगेंस्ट पोस्ट सिनेप्टिक वोल्टेज गेटेड चैनल्स, ठीक है। पोस्ट सिनेप्टिक वोल्टेज गेटेड चैनल्स, और डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है? एसीएच रिसेप्टर एंटीबॉडीज। मोस्ट एक्यूरेट हमारे पास ईएमजी है। और इनिशियल टेस्ट, जो इनिशियल ड्रग है वो हम न्यू स्टिगमिन, ठीक है। ड्रग फॉर द मेंटेन थेरेपी के लिए पायरिडोस्टिगमिन देंगे। और नीचे ना फाइसोस्टिग्मिन जो है वो क्रॉसेस ब्लड ब्रेन इमिडिएटली और इंक्रीज एसिटल कोलिन, ठीक है। और लंबार्ड ईटन सिंड्रोम में क्या होता है? एंटीबॉडी अगेंस्ट कैल्शियम चैनल्स। अब मस्थेनिया ग्रेविस में एंटीबॉडी अगेंस्ट पोस्ट सिनेप्टिक वोल्टेज गेटेड चैनल्स, और इसमें क्या होता है? कैल्शियम चैनल्स। इसका भी क्वेश्चन आता है। 116 अ पेशेंट विद टोसिस एंड मिड्रियासिस। टोसिस आंखें, उसकी आईलिड उसका ड्रॉप है, और मिड्रियासिस मतलब दरिया की तरह उसकी जो है ना, वो आंखें खुली हुई हैं। अब मिड्रियासिस काम किसका है? सिंपैथेटिक, ठीक है। तो इसकी कौन सी जो है वो ओक्यूलो मोटर नर्व जो है ना, वो डैमेज हुई है, क्योंकि ओक्यूलो मोटर नर्व जो है ना, वो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई लेके जा रही होती है, सही है। अब मियोसिस काम पैरासिम्पैथेटिक का है। जब एक्यूलोमोटर नर्व डैमेज हो जाएगी तो मियोसिस नहीं कर पाएगी, इस वजह से मिड्रियासिस हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम तो उसका काम कर रहा है ना।
तो टोसिस प्लस मिडरियासिस किसका काम है? क्यूलोमोटर नर्व पाल्सी में। अगर टोसिस हो और मियोसिस हो तो हॉर्नर सिंड्रोम है। ठीक है। और अगर टोसिस अकेला हो और नॉर्मल पीपल हो, पीपल का कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या है? मिस्थेनिया ग्रेविस। ठीक है। अब बताएं टोसिस प्लस मिड्रियासिस ओक्यूलोमोटर नर्व। क्योंकि एक्यूलोमोटर नर्व क्या होती है? एक्यूलोमोटर नर्व पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई लेके जाती है और मियोसिस कराती है। जब वो डैमेज होगी तो मिड्रियासिस हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपके पास है टोसिस मियोसिस। अगर मियोसिस है तो हॉर्नर सिंड्रोम है। ठीक है। और अगर आपके पास टोसिस है लेकिन नॉर्मल पीपल हैं तो मिस्थेनिया ग्रेविस है। ठीक है। 117 स्ट्रोक एंड ब्रेन टिश्यू आर डैमेज नाउ रिपेयर बाय। जो ब्रेन टिश्यूज डैमेज होते हैं ना वो जो है एस्ट्रोसाइट से जो है वो रिपेयर होते हैं। अब एस्ट्रोसाइट क्या है? ग्लायल सेल्स हैं। ग्लायल सेल्स दो हैं, ओलिगो एस्ट्रोसाइट्स और सॉरी ओलिगोडेंड्रोसाइट्स और साथ में एस्ट्रोसाइट। ठीक है। जो रिपेयर के लिए यूज होते हैं वो एस्ट्रोसाइट्स होते हैं। ठीक है। हाँ, और जो अबंडेंट होते हैं ओलिगो और जो है एस्ट्रोसाइट्स में एस्ट्रोसाइट्स अबंडेंट होते हैं। और अगर एस्ट्रोसाइट्स में देखें कौन सा अबंडेंट है तो वो प्रोटोप्लाज्मिक जो है एस्ट्रोसाइट्स जो है सॉरी फाइब्रस एस्ट्रोस अबंडेंट होते हैं। हाँ, वो जीपी निमोनिक है इसका। 1 मिनट, मैं यही देख रही हूँ। हाँ, प्रोटोप्लाज्मिक ही अबंडेंट होते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है, हम कहाँ पे पहुंच गए हैं? 118 पे। आफ्टर थोरैकोलम्बर आउटफ्लो थोरैकोलम्बर। ठीक है। थोरैकोलम्बर में कौन सा आ जाता है? सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक? आउटफ्लो कट विच वन इफेक्टेड? क्या है, सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक? सिंपैथेटिक। ठीक है। सिंपैथेटिक आउटफ्लो कट तो ये ब्लड वेसल जो है वो इफेक्ट होंगी। T1 से लेके L3 तक। ठीक है। L3 तक ये थोरैकोलम्बर होता है। और जो पैरासिम्पैथेटिक क्या है? सर्वाइको सैक्रल, क्रेनियोसैक्रल, सॉरी क्रेनियोसैक्रल। और क्रेनियल कौन सी नर्व आती है? 3, 3, 7, 9 और 10। सबड्यूरल हेमोरेज इन्वॉल्व्स द सबड्यूरल हेमोरेज में कौन सी आर्टरी? सुपीरियर जो सुपीरियर सेरिब्रल वेन्स होती हैं। एक्स्ट्रा ड्यूरल में क्या होता है? मिडल मेनेंजियल आर्टरी होती है। ठीक है। सबड्यूरल में ब्रिजिंग वेन्स ग्रेटर देन सुपीरियर सेरिब्रल वेन, ब्रिजिंग वेन्स ग्रेटर देन सुपीरियर सेरिब्रल वेन। 120 a patient having seizure due to decreased presynaptic uptake of GABA। अच्छा, GABA क्या है हमारे पास? इनहिबिटरी है ना। जब GABA कम होगा, ठीक है, डिक्रीज प्रीसाइनेप्टिक रीअपटेक GABA की होगी तो इनहिबिशन होगी। इनहिबिशन होगी, नहीं होगी। तो उसकी वजह से हमारे पास क्या आएगा? अब नॉर्मल मूवमेंट्स आएंगी। और अब नॉर्मल मूवमेंट्स को हम क्या कहते हैं? सीजर्स कहते हैं। ठीक है। HIV क्या है? HIV positive patient with the fever from 4 to 5 days, vomiting from 1 day, CSF glucose। ग्लूकोज नॉर्मल कितनी होती है? 45 to 80। ठीक है। BSR 110। प्रोटीन कितनी है? 20 to 40 प्रोटीन है। प्रोटीन रेज है विद नो सेल रेज्ड कॉज HIV। तो HIV इन HIV पेशेंट तो कॉज क्या है? ये आपके पास क्या है? किसका केस है? वायरल, वायरल मेनिंजाइटिस का। ठीक है। वायरल मेनिंजाइटिस का। और इनमें से वायरल कौन है? इनमें से वायरल है
HSV। ठीक है, अब इसको इसको ना इसका टेबल है, एक रफी का टेबल आप लोगों ने किया है ना इसको लेके, कि अगर बैक्टीरियल हो तो उसमें क्या होता है, बैक्टीरियल में क्या होता है, पीएम एन ज्यादा होते हैं, ठीक है, और साथ में हमारे पास क्या होता है, ग्लूकोज ज्यादा होती है, सॉरी ग्लूकोज कम होती है, प्रोटीन ज्यादा होती है, ठीक है, प्रोटीन ज्यादा होती है, ग्लूकोज कम होती है, प्रोटीन ज्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास आगे आ जाता है फंगल और टीबी, ऐसे ही है ना, लिम्फोसाइट, वायरल, फंगल, टीबी तीनों में होंगे ज्यादा, ठीक है। लेकिन हम फंगल टीबी को या वायरल को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, जो दूसरी दो चीजें ना, प्रोटीन और ग्लूकोज, ये जो है जो वायरल है उसमें ऑलमोस्ट नॉर्मल होगी, सिर्फ एक एचएसवी और एक वायरस और है जिसमें ना मतलब वो कम होती है, ग्लूकोज कम होती है, बाकी ग्लूकोज और जो प्रोटीन है ना वो नॉर्मल रहती है, जबकि फंगल और हार्मम्स, और जबकि फंगल और जो है क्या उसका नाम है, फंगल और टीबी में बैक्टीरिया जो है वो प्रोटीन ज्यादा होती है, ठीक है, और इसके साथ लिम्फोज ज्यादा होते हैं, सही है, लिम्फोज ज्यादा होते हैं और प्रोटीन ज्यादा होती है। तो अब ये वायरल बन रहा है, सही है, क्योंकि इसमें क्या है, ग्लूकोज आपकी क्या है, नॉर्मल है, CSF ग्लूकोज, ठीक है, और प्रोटीन भी आपकी नॉर्मल ही है, अपर लिमिट में है। 122 है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पेल ब्रेन इन्फेक्शन। तो पेल ब्रेन इन्फेक्शन क्यों होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से। इफ बेसिलर आर्टरी इज ब्लॉक तो क्या होगा, बेसिलर आर्टरी अगर ब्लॉक हो जाती है तो क्या होगा, क्वाड्रोप्लेजिया होगा। बेसिलर आर्टरी कौन सी दो आर्टरीज को मिलके बनाती है, 120, वर्टिब्रल आर्टरी, वर्टिब्रल आर्टरी, ठीक है। 124 कॉमन साइट ऑफ पायोजेनिक एब्सेस। तो पायोजेनिक एब्सेस कहाँ पे होती है, फ्रंटल लोब में इसकी कॉमन साइट है। उसके बाद मेनिंजाइटिस इन न्यू बॉर्न काज बाय, तो ये भी टेबल किया होगा ना बेल सुनो निमोनिक के साथ, BL, बेल, ठीक है, बेल सुनो निमोनिक के साथ BL SNH, ठीक है। 0 to 6 में क्या होगा, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई, ठीक है। उसके बाद इकोलाई और लिस्टेरिया। 6 month to 6 year क्या होगा, एस न्यूमोनाई एंड मेनिंजाइटिस और H इन्फ्लुएंजा, ठीक है। अब न्यू बॉर्न की बात हो रही है, तो इसने कहा है कॉज्ड बाय, अगर लंग लंग की इन्फेक्शन की हिस्ट्री हो तो स्टेफ ऑरियस होगा, ठीक है। अल्फा स्ट्रेप्टोकोका निमोनाई ये नहीं है, एच इन्फ्लुएंजा भी नहीं है, पहले दो में क्या होता है, बेल SNH तो दूसरे ग्रुप में चला गया ना, तो बेल में बी वाला ऑप्शन ही नहीं है, तो इकोलाई है, तो हम इस वजह से सी को चूज कर लेंगे, ठीक है। 126 है जीन एम्पलीफिकेशन चाइल्डहुड ट्रोमा, जीन एम्पलीफिकेशन चाइल्डहुड ट्यूमर, तो इसमें न्यूरोब्लास्टोमा आ जाएगा, ठीक है, न्यूरोब्लास्टोमा। EDH ब्लड विल एक्यूमुलेट एक्स्ट्राड्यूरल हीमाटोमा, ठीक है, एक्स्ट्राड्यूरल हीमाटोमा में ब्लड जो एक्स्ट्राड्यूरल में आर्टरी कौन सी इन्वॉल्व होती है, मम्स और हार्ट फ्लैग, जिसमें ना आपकी ग्लूकोज 2 होती है, बाकी सब वायरल में ग्लूकोज और प्रोटीन नॉर्मल रहती है। हाँ, मिडल मेनिंजियल आर्टरी, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा ड्यूरल हिमाटोमा है, तो इसमें ब्लड एक्यूमुलेट कहाँ होगा, बिटवीन ड्यूरा कैलवेरिया। सीजर्स ऑकर एज अ रिजल्ट ऑफ इम्बैलेंस, तो किसके, गाबा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर न्यूकॉम। मोस्ट रेडियो एक्टिव रेडियो सेंसिटिव ट्यूमर, तो ये क्या है, ब्रेनस्टेम ग्लायोमा। इसका क्या निमोनिक है, लार्काना सुई गैस कंपनी, ठीक है। लिम्फ नोड ट्यूमर फिर सेमिनोमा, ग्लायोमा और क्रैनियोफ्रेंजियोमा, ठीक है। लार्काना सुई गैस कंपनी, लार्काना एल से लिम्फ नोड ट्यूमर, एस से सेमिनोमा, ठीक है, जी से ग्लायोमा, और
से क्रेनियोफ्रेंजियोमा, ठीक है। 130 ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग मेनिंजाइटिस इन एचआईवी। तो मेनिंजाइटिस इन एचआईवी कौन सा? क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मस। ये आपने कल रफी के 1.1 में भी किया होगा। 131 है पेशेंट विद ओनली कंप्लेन ऑफ ब्रेस्ट ट्रेमर। रेस्टिंग ट्रेमर किसके साथ होते हैं? पार्किंसन के साथ, ठीक है। पार्किंसन के साथ तो फिर प्रॉब्लम का सब्सटेंशिया नाइग्रा का प्रॉब्लम होगा। अगर सब्सटेंशिया नाइग्रा ना दिया हो तो फिर आपने कॉर्डेट न्यूक्लियस लगाना है, डी। 132 है अ पेशेंट आफ्टर सीवीए हैज लॉस ऑफ एपेटाइट ऑफ टू फूड एंड ड्रिंक। लॉस ऑफ एपेटाइट एंड टेंडेंसी टू थ्रो कॉज ऑफ द डिक्रीज थर्स्ट। तो क्या होगा? अब वो कुछ खा पी नहीं रहा, सही है। डिक्रीज थर्स्ट आफ्टर सीवीए हैज लॉस ऑफ appetite to food and drink and tendency to throw cause of his decreased thirst। तो decreased thirst is due to vasopressin। vasopressin क्या कर रहे हैं? vasopressin क्या कर रहे हैं? एडीएच को रिटेन कर रहे हैं, ठीक है। एडीएच को रिटेन कर सॉरी एंटी डायूरेटिक को रिलीज करके वाटर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है। और वाटर को एब्जॉर्ब करें तो वाटर जब बॉडी में ज्यादा हो जाएगा तो थर्स्ट डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। 133 है लियन इन द हिप्पोकैम्पस रिजल्ट इन। तो हिप्पोकैम्पस की लियन में क्या होता है? लॉस ऑफ न्यू मेमोरी। क्योंकि हमारा जो हिप्पोकैम्पस है ना, वो क्या है? वो फॉर मेमोरी है ना। तो ये अगर हिप्पोकैम्पस की लियन होगी तो हमारी न्यू मेमोरी जो है वो लॉस हो जाएगी। 134 है ल्यूसिड इंटरवल। ल्यूसिड इंटरवल एपिड्यूरल हिमाटोमा में होता है। 135 है हेड इंजरी बाय कन्वेक्स हेमोरेज वेजल रप्चर। तो वेजल रप्चर क्या होगी? बाय कन्वेक्स है तो मिडल मेनिंजियल आर्टरी, ये एक्स्ट्रा ड्यूरल हिमाटोमा है, ठीक है। ब्रेन ट्यूमर इम्यूनो हिस्टोपैथोलॉजी जी फैब। जी फैब को जो है आप ना मार्क कर लें। जी फैब जो है वो किसका मार्कर है? एस्ट्रोसाइट्स का, ठीक है। अगर जी फैब प्रेज हो तो इसका मतलब है एस्ट्रोसाइट का ट्यूमर है। 137 है पेशेंट विद रेस्टिंग ट्रेमर्स टूप पोस्चर एंड शफलिंग गेट। तो प्रॉब्लम क्या है किसकी? मिड ब्रेन की। और डायग्नोसिस क्या है? डायग्नोसिस क्या है? पार्किंसन। 132 है पेशेंट आफ्टर सीवीए हैज अ लॉस ऑफ एपेटाइट टू फूड एंड ड्रिंक एंड टेंडेंसी टू थ्रो कॉज ऑफ हिज डिक्रीज थर्स्ट। तो उसने डिक्रीज थर्स्ट का कॉज पूछा है, फूड का नहीं, ठीक है। तो डिक्रीज थर्स्ट क्यों होगी? क्योंकि वेजोप्रेसिन रिलीज हो रहे हैं। वेजोप्रेसिन क्या कर रहे हैं? वेजोप्रेसिन वाटर की एब्जॉर्प्शन ज्यादा करें। जब वाटर की एब्जॉर्प्शन बॉडी में या रिटेन ज्यादा होगा वाटर, तो थर्स्ट तो एलिविएट हो जाएगी ना। 137 हो गया। 138 पेशेंट आफ्टर बीइंग ऑपरेटेड फॉर द ब्रेन ट्यूमर नाउ प्रेजेंटेड विद एक्सेसिव एपिटाइट थर्स्ट, ठीक है। अब उसको एक्सेसिव एपिटाइट और थर्स्ट है। विच हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस इज जो है वो डैमेज। तो आपके पास मीडियल मीडियल न्यूक्लियस इज स्टाइएटरी सेंटर है ना, वो आपको बताता है कि आप फिल हो गए हो। तो अगर आप जो है वो आपका वो न्यूक्लियस जो है वो डैमेज हो जाएगा तो आपकी हंगर इंक्रीज हो जाएगी ना। और लेटरल न्यूक्लियस जो है वो हंगर सेंटर है, अगर वो डैमेज हो जाएगा तो लेटरल मेक यू लीन। मीडियल मेक यू मोटा और गैंडा सर्व कर कहते हैं, और लेटरल मेक यू लीन। प्रोपोगनेजिया एपीपीटी निमोनिक है। एपीपीटी, ठीक है। ऑकर ड्यू टू लियन ए ऑस्ट्रोगनोजिया। तो प्रॉब्लम कहाँ होगा? पेराइटल लोब का। और अगर प्रोपोगनोजिया हो तो टेम्पोरल लोब। अब यहाँ पे टेम्पोरल लोब नहीं है, इस वजह से आपने प्राइटो हॉस्पिटो टेम्पोरल लोब लगा देना, ठीक है। लेटरल हाइपोथैलेमस इंजरी लेटरल मेक यू लीन। तो इनहिबिशन ऑफ द फीडिंग। एपीपीटी, ठीक है। प्रोपोगनोजिया के लिए टेम्पोरल लोब है और
ए फॉर एस्ट्रोगनोजिया, एस्ट्रोगनोजिया के लिए पेराइटल लोब है, ठीक है। तो अगर अब यहाँ पे टेम्पोरल लोब अकेला नहीं है तो इस वजह से जिसमें टेम्पोरल होगा वो आप लगाएंगे पेराइटो ऑसिपिटो टेम्पोरल लोब, ठीक है। 141 है ब्लो टू हेड कॉज एक्स्ट्रा ड्यूरल हिमाटोमा ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ विच आर्टरी, तो मिडल मेनिंजियल आर्टरी। A person after RTA could not speak a lesion at which of the following area, अब बोल नहीं सक रहा वो, तो lesion कहाँ पे होगी, ब्रोकाज एरिया में। 143 है a boy after blunt trauma to eye present to you with lower orbital fracture, crackling sound on palpitation, blood accumulation, diagnosis is, तो ये सर्जिकल एम्फाइसीमा है। जो क्रैकलिंग साउंड है ना या बबल साउंड होते हैं, मतलब अगर आप टच करो तो उसका मतलब होता है कि जो स्किन के नीचे एयर आई हुई है, और उसका डायग्नोसिस क्या होगा, एम्फाइसीमा। 144 है पेशेंट हैविंग जीरोटोमिया लाइटली न्यूक्लियस इन्वॉल्व इन, तो इसमें कौन सा न्यूक्लियस होता है, सुपीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस। 145 है if accommodation to remains intact and light reflex is absent, तो what will be damage। अब इसमें उसने क्या है, accommodation intact है लेकिन light reflex। 144 का नहीं, सी है, superior salivatory nucleus। 144 है, 144 145 है if the accommodation तो intact है और light reflex absent है, तो इसका क्या है, प्रीटेक्टल एरिया, प्रीटेक्टल एरिया। इसमें एक्सप्लेनेशन है लॉस ऑफ राइट रिफ्लेक्स बट एक्यूमिडेशन जो है वो इंटैक्ट है, तो आपके पास प्रीटेक्टल न्यूक्लियस मिड ब्रेन पे, ठीक है, सुपीरियर कॉलिक्यूलस लेवल पे इसका डैमेज है, ठीक है। लाइट रिफ्लेक्स जो है वो लॉस है लेकिन अकोमोडेशन इंटैक्ट है, तो प्रीटेक्टल एरिया का जो है वो डैमेज होगा मिड ब्रेन पे एट सुपीरियर कॉलिक्यूलस लेवल। अगर लॉस ऑफ एक्यूमिडेशन है तो फिर सेरिब्रल कॉर्टेक्स, और अगर लॉस ऑफ एक्यूमिडेशन है प्लस थर्ड नर्व इन्वॉल्वमेंट तो फिर मिड ब्रेन है, ठीक है। 146 है राइट साइडेड पैरालिसिस एंड लॉस ऑफ वाइब्रेशन, टंग ड्राइव टू tongue deviated to left, अब tongue deviated to left, lean in, राइट साइड का पैरालिसिस है एंड लॉस ऑफ वाइब्रेशन, टंग डेविएटेड टू लेफ्ट, तो प्रॉब्लम कहाँ पे है, मिडल मेड्यूला में, सही है। और ये क्या है, टंग डेविएशन किस में होती है, मिडल मेड्यूलरी सिंड्रोम में होती है, ठीक है, मिडल मेड्यूलरी सिंड्रोम में होती है। 145, हाँ, लेफ्ट हाइपोग्लोसल नर्व डैमेज होगी ना, सेम साइड की नर्व डैमेज होगी जिस साइड की टंग डेविएटेड है। 145 है इफ द एकोमोडेशन रिफ्लेक्स रिमेन इंटैक्ट, अगर एकोमोडेशन रिफ्लेक्स इंटैक्ट है और लाइट रिफ्लेक्स एब्सेंट है तो प्रॉब्लम प्रीटेक्टल एरिया में होगी। अगर एकोमोडेशन रिफ्लेक्स जो है वो लॉस है तो प्रॉब्लम सेरिब्रल कॉर्टेक्स में होगी, और अगर एकोमोडेशन लॉस है और थर्ड नर्व इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, थर्ड नर्व की इन्वॉल्वमेंट है तो वो प्रॉब्लम कहाँ पे होगी, मिड ब्रेन में एडिंगर वेस्पाल न्यूक्लियस में, ठीक है। 147 है लेयन इन दी पेराइटल लोब कॉज, तो पेराइटल लोब में APPT निमोनिक, ठीक है, AP पेराइटल लोब में एस्ट्रोगोनोजिया, ठीक है। 148 है मैन ड्यूरिंग अ रोड साइड एक्सीडेंट सफर इंजरी टू सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन, तो क्या होगा उसको, इप्सिलेटरल प्यूपल कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगी और एनहाइड्रोसिस भी होगी ना। 149 है a patient has gradual vision loss and lesser
फोटोकोगुलेशन वाज डन ड्यू टू स्ट्रक्चर इन्वॉल्व, तो किसकी वजह से? रेटाइना की वजह से। 150 है पेशेंट हैविंग इंटेंशनल ट्राइमर्स, तो ही इज हैविंग लीजन इन मिड ब्रेन, सॉरी सेरिबेलम। इंटेंशनल ट्राइमर्स जो हैं वो सेरिबेलम के हैं और रेस्टिंग ट्राइमर जो हैं वो मिड ब्रेन के होंगे, ठीक है, सॉरी। मिड ब्रेन के रेस्टिंग ट्राइमर्स होंगे वो किसकी वजह से? सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सॉरी, पार्किंसन डिजीज की वजह से होंगे, ठीक है। रेस्टिंग ट्राइमर पार्किंसन डिजीज की वजह से होंगे और इंटेंशनल ट्राइमर जो है वो सेरिबेलम की वजह से होंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेरिबेलर लीजन क्या है? ये डिसडाइडो डिसडाइडो को काइनेशिया, ठीक है, उसके बाद डिसार्थ्रिया, फिर डिसमेट्रिया, नेस्टिगमस। इसका वो सर एक जो है ना वो सीक्वेंस कराते हैं, पहले आए तो रोटियां पका रहे और फिर उसने बुलाया, देखा, जो है ना वो तो इसका जो सीक्वेंस मैंने तो वो उससे नहीं याद किया, मैंने तो ऐसे ही याद किया कि जो है ए ग्रेटर देन है, डी ग्रेटर देन ई, और देन नेस्टिगमस। ये आपको रफी का पॉइंट भी मिल जाएगा उसमें। डिसडाडो को काइनेशिया, नेस्टिगमस, हाँ जी, नेस्टिगमस देन डिसमेट्रिया देन डिसआर्थरिया, ठीक है। ए, फिर नेस्टिगमस, फिर डिसमेट्रिया, ठीक है, और फिर डिसआर्थरिया। 152 है विच टाइप ऑफ द लॉस ऑकर ड्यू टू लीजन इन पोस्ट सेंट्रल गायरस, तो पोस्ट सेंट्रल गायरस में क्या है? ये सेंसरी एरिया है। प्री सेंट्रल मोटर एरिया है, पोस्ट सेंट्रल गायरस जो है वो सेंसरी एरिया है। प्री मोटर है और पोस्ट सेंसरी है। 153 है, 153 है पेंडुलर नी जर्क इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, तो ये सेरिबेलर डिजीज है, ठीक है। सेरिबेलर डिजीज ग्रेटर देन अपर मोटर न्यूरॉन लीजन। हाँ जी। पेंडुलर नी जर्क क्या है? सेरिबेलर डिजीज ग्रेटर देन अपर मोटर न्यूरॉन लीजन। 153 है 154 है पेशेंट हैज डैमेज टू अ नर्व coming out from dorsal surface of left side of the brain. What will be defect in this patient? तो डिफेक्ट क्या है? A patient has damage to the nerve coming out from of the left side of the brain. What will be the defect in the patient? तो क्या होगा? लेफ्ट साइडेड लॉस ऑफ इंटॉर्शन। अब ये नर्व कौन सी है? पीछे से सिर्फ एक ही नर्व आती है, कौन सी नर्व आती है? पोस्टीरियर साइड से ब्रेन की, क्रेनियल नर्व्स में ट्रोक्लियर नर्व आती है, ठीक है, ट्रोक्लियर नर्व आती है। 155 है इंटरनल कैप्सूल इंजरी व्हाट विल बी इफेक्ट, तो इंटरनल कैप्सूल इंजरी में क्या होगा? स्पास्टिक पैरालिसिस ऑफ ऑपोजिट साइड। 157 है इंटरनल कैप्सूल इंजरी में आपका क्या होगा? अपर मोटर न्यूरॉन लेजन है ना, तो अपर मोटर न्यूरॉन लेजन में आपका स्पेस्टिक पैरालिसिस ऑफ द ऑपोजिट साइड। 156 है a non-smoker and diabetic patient presented with the partial ptosis, small pupil and meiosis। टोसिस, स्मॉल प्यूपल और मियोसिस, ठीक है। टोसिस प्लस मियोसिस किस में है? हॉर्नर में। टोसिस प्लस मिड्रियासिस किस में है? थर्ड नर्व पाल्सी में। और सिर्फ टोसिस किस में है? मेस्सीनिया ग्रेविस में। 157 है a patient went to the prosthodontics, it did not fit in his mouth, so he was referred to a doctor. On examination he has rigidity and tremor which nucleus is affected, तो ये पार्किंसन का केस है। सबस्टेंशिया नाइग्रा जो कि मिड ब्रेन में है वो जो है इफेक्ट होगा। 158 है पेशेंट प्रेजेंटेड विद द पैरालिसिस ऑफ राइट लिम्ब राइट लोअर फेस along with the hemi anonymous hemi anopia lesion present in which of the following, तो ये किसमें लीन होगी? फोर ब्रेन में। Patient presenting with the paralysis of right
right limbs and right shoulder.